अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे। पिछले कोई 2 लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए, कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग रह गए हैं, तो आज उनको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक हम कोई 10-12 कवर कर चुके हैं वो आप लोगों ने हाथ से अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो स्प्रिंग 2020 हमने कवर कर लिया, ऑटम 19 कवर कर लिया, स्प्रिंग 19 कवर कर लिया, स्प्रिंग 18 कवर कर लिया। पीछे हम आगे ऑटम 17 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 8 + 7 15 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स, गुड, 15 मार्क्स। कोई 2 पार्ट हैं, दोनों से रिलेटेड एक ही शायद रिक्वायरमेंट है। डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। ऊपर कुछ सिचुएशंस हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में, तो आपने क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स में प्रोसीजर्स, कैसे आप चेकिंग करोगे, क्या आप वेरिफिकेशंस करोगे। एंड डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट भी बताना है। ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग नहीं लिखनी आपने। तो शायद हम ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सिर्फ क्या होगा मेरे ख्याल से सिनेरियो के अंदर इशू की नेचर डिफरेंट होगी। देखते हैं क्या है। So you are the audit partner of the firm and your manager has highlighted the following matters. Part A for 8 good marks, 8 अच्छे नंबर है। The profit before tax of Tariq Limited TL for the year ended 30th June 2017, year ended 30th June 2017 is rupees 790 million। उसने स्टार्ट में प्रॉफिट की फिगर दे दी। इसमें मटीरियलिटी इसके अंदर कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगी कि मैटर मटीरियल है या नहीं है। TL provides a 3-year वारंटी टू इट्स कस्टमर। कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करती है। जब ये वारंटी प्रोवाइड की जाती है तो आपने वारंटी की प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना होती है पर IAS 37। खैर देखते हैं क्या हो रहा है। एंड हैज मेड प्रोविजन ऑफ रुपीज 80 मिलियन इन दिस रिगार्ड, और 80 मिलियन की प्रोविजन भी रिकॉग्नाइज की हुई है। तो 80 मिलियन 790 मिलियन के साथ कंपेयर करके देखें तो हम मटीरियलिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि मैटर मटीरियल है या नहीं है। क्या ख्याल है, कैलकुलेट करके ज़रा देखेंगे कितनी बनती है मटीरियलिटी इसकी। ऑटम 17 के क्वेश्चन की अगर हम मटीरियलिटी चेक करें तो कितने % ये जो है वो बनता है प्रॉफिट का, तो शायद 10% के करीब ही बनता है। एनहेंस मटीरियल, ओके। द मैनेजमेंट कैरीज आउट द कंप्यूटेशन इंटरनली। हाँ, मैनेजमेंट ने वो जो प्रोविजन की 80 मिलियन रिकॉग्निशन की है वो इंटरनली कैलकुलेशन की है। और इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट ही देखती है कि कितने को हमारे पास वारंटी क्लेम आ सकते हैं, उतनी के अमाउंट की प्रीमियम रिकॉग्नाइज कर देती है। हाँ, हमने देखना होता है कि वो अमाउंट जो है वाकई ही एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें कोई अजम्पशन यूज़ की गई है तो अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट वैल्यूएशन है तो किसी एक्सपर्ट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। खैर देखते हैं। द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशन। हाँ, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और वेरियस अजम्पशन पे भी बेस करता है। Okay, therefore your firm has appointed an expert after following all the necessary procedures for assessing the competence, capability and objectivity of the expert। और वैल्यू निकालना कॉम्प्लेक्स था, assumption पे बेस था। तो हमने फर्म ने, ऑडिटर ने क्या किया, कोई एक्सपर्ट को इंगेज किया और एक्सपर्ट की हमने कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो चेक कर ली है। क्या ख्याल है, तो पहले मटीरियलिटी बता दी, फिर बात करेंगे पर IAS 37 क्या चाहिए, प्रोविजन चाहिए रिगार्डिंग वारंटी प्रोविजन विच कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड, और वैल्यूएशन के लिए हमने क्या किया, एक्सपर्ट को कंसल्ट किया है। तो एक्सपर्ट को अगर हम बात करें चैप्टर 11 में अगर थोड़ा सा हम जाएँ, एक्सपर्ट से रिलेटेड हमने क्या चीज़ें चेक करना होती थी। क्या सिर्फ हमने कंपिटेंस ही असेस करनी है, नहीं, हमने कुछ और चीज़ें भी देखनी थी एक्सपर्ट की। क्या हमें देखना चाहिए, क्या एक्सपर्ट की सोर्स डाटा वो जो यूज़ कर रहा है वो एक्यूरेट, कंप्लीट, रेलेवेंट है या नहीं, ये भी हमें वैल्यूएट करना चाहिए। हमें रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड मेथड यूज भी देखना चाहिए, रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स भी देखना चाहिए, और कंसिस्टेंसी ऑफ दीज कंक्लूजन विद ऑडिट एविडेंस भी देखना चाहिए। तो ये भी हम क्या करेंगे, इसमें 7 बातें करेंगे कि सिर्फ एक्सपर्ट की हमने कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखनी, हमें ये 4 पॉइंट भी इंश्योर करने हैं। क्या ख्याल है,
और अगर इसके अकॉर्डिंगली एक्सपर्ट की जो वैल्यू है और मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वैल्यू है ये सेम है, देन देयर इज नो मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? तो उस वक्त में हमें क्या करना पड़ेगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन मैटर के ऊपर काम हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ा, एक्सपर्ट भी लेना पड़ा। क्या ख्याल है? रिस्क कमिटी स्टेटमेंट भी इसमें हाई था, तो उस वक्त में हमें क्या करना है? मैटर शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। और अगर एक्सपर्ट वैल्यू और जो कंपनी की मैनेजमेंट ने वैल्यू लिखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से डिफरेंस है, देन देयर इज मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? तो उसके बाद हमें क्या करना है? वी नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट टू रीस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ मैनेजमेंट रीस्टेटेड एप्रोप्रिएटली एज पर एक्सपर्ट वैल्यू, then audit opinion should be unmodified. And if management do not restate the financial statement as per expert value, then opinion should be modified. कौन सी? Qualified except for if the matter is material or adverse if the matter is pervasive. क्या ख्याल है? कितने नंबर हैं? 8 नंबर हैं, तो इसमें 4 नंबर तो आपको एक्सपर्ट वाला पार्ट ही कवर करेगा। बाकी उसके बाद 4 नंबर के लिए आप ऑडिट रिपोर्ट के इम्पैक्ट बताओगे, तो कितने बन गए? कोई 8 नंबर बन गए। अच्छा क्वेश्चन। हाँ, इसको स्टूडेंट ने अटैम्प्ट करते वक्त एक्सपर्ट वाले वो पॉइंट साथ बीच में अटैच नहीं किए तो पासिंग मार्क्स लेना मुश्किल हो गया था। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इस तरह का सिनेरियो दोबारा पेपर में अपीयर हो जाए तो हम टैकल करने के काबिल हों। पार्ट बी क्या है? फॉर 7 मार्क्स, Your firm has been appointed as the auditor of Yakub Limited for the year audit of the year ended 30th June 2017. Year ended 30th June 2017. The audit team was not able to perform the inventory count at the year end. Year end पे inventory count हम attend नहीं कर सके because the appointment was made on 15 July 2017. Year end के 15 days बाद appointment हुई है। तो हमने कहीं पे बात की थी इन्वेंट्री काउंट अगर हम ईयर एंड पे अटेंड नहीं कर सके तो हमें क्या करना है? इन्वेंट्री काउंट जो है वो करवाना है, काउंट जो है वो कंडक्ट करवाना है। उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है किसको? PIR को। और हमें क्या करना है? इन्वेंट्री काउंट डेट से ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री मूवमेंट है उसे इंश्योर करना है कि कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है, और जो इन्वेंट्री यहाँ पे ऐड हुई है उसे माइनस, और जो माइनस हुई है उसे ऐड करवाना है, जिसको हमने नाम दिया था कि हमें क्या टेस्ट परफॉर्म करना है? रोल बैक टेस्ट हमें परफॉर्म करना है टू वेरीफाई ईयर एंड इन्वेंट्री। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे मसला क्या है? Auditor was not available at count date. So auditor should verify inventory through alternative procedure. Alternative procedure क्या है? Auditor should perform the inventory count. Auditor should perform the inventory count. एक मिनट ठहरिएगा। Auditor should perform the inventory count after the year end when he is appointed and try to adjust the PIR against this inventory count. And ensure inventory movement between count date and year end is completely accurately recorded, and verify the year end inventory through rollback test. If auditor unable to verify inventory through alternative procedures, then there is a scope limitation. फिर क्या है? Scope limitation है। क्या ख्याल है? So this need to be discussed with the client management. And auditor should qualify the audit opinion. If the matter is material, should provide qualified except for opinion, and if the matter is pervasive, should provide disclaimer of opinion. लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम छोड़ गए लिखना, और वो क्या है कि हमारी अपॉइंटमेंट अभी हुई है, तो क्या पिछले साल के ऑडिटर आप थे? नहीं, कोई और फर्म थी ना। क्या ख्याल है? So this should be highlighted through other matter paragraph that previous year financial statements were audited by any other firm. जब भी ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में पता चले कि आपने ये अपॉइंट हुए ऑडिटर,
तो ऑलवेज आपने अदर मैटर वाला पॉइंट लिखना ही लिखना है. अदर मैटर पैराग्राफ शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट टू हाईलाइट दैट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म. क्लियर होती बात. तो 7 नंबर के लिए ये भी आंसर दिया जा सकता है. 7 मार्क्स बड़े अच्छे मार्क्स हैं. 7 नंबर की बातें करोगे, इंसाफ करोगे क्वेश्चन के साथ, तो आपके साथ में इंसाफ होगा. और ऑडिट के पेपर में हमने पेपर पास नहीं करना, हमने एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट पास करना है पेपर में बैठते हुए, अटेम्प्ट करते हुए. इस तरह से आंसर देना है कि यहाँ से मुझे पासिंग मार्क्स लेके ही उठना है. कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ से शायद आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ले सकोगे, लाइक 1-2 नंबर लोगे आउट ऑफ 7. हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आउट ऑफ 7 6 मार्क्स भी लोगे, तो वो फिर उसको कवर कर जाएंगे. कैसे कवर करेंगे? जब प्रैक्टिस अच्छी होगी. प्रैक्टिस अच्छी होगी, आधा पेपर ऑलमोस्ट पास पेपर में से ही होगा. वैसे सिनेरियो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए होंगे. हाँ, आधा पेपर कुछ नई रिक्वायरमेंट, कुछ नई स्टोरी होगी, तो वो आप अगर प्रैक्टिस की हुई है तो वो भी टैकल कर लोगे. लेकिन वो जो आधा ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, एटलीस्ट वो तो हमें 100% अच्छा अटैम्प्ट करके वहाँ से तो हमें अपना पेपर सिक्योर करना ही करना है. इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे पीछे गए तो स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 4+2 6+4 10 मार्क्स के लिए. पार्ट ए बी सी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेपरेट मार्क्स हैं. करना क्या आपको? डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है. एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर इफ एनी विच यू वुड अंडरटेक इन द अबव सिचुएशन. और साथ के प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं तो वो भी आपने बताने हैं. क्या ख्याल है? 10 marks के लिए. You are the audit partner in a firm of chartered accountants. Some of the audits are in the finalization stage and presently the following matters are under your consideration. तो पार्ट ए को हमने डील करना है कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए. देखते हैं क्या. The management of Sony Limited has changed its revaluation recognition policy. कि revenue recognition policy. As the audit engagement partner, you are satisfied with the accounting and disclosures relating to the change in accounting policy. Further, the impact of the change is significant. तो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी चेंज की है, आप उससे सेटिस्फाई हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है. क्या ख्याल है? तो क्या करना आपने? प्रोसीजर बताने हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है. तो क्या करना चाहिए? वी नीड टू check the revenue recognition policy is consistent with the industry average as well as management assumptions are reasonable. क्या ख्याल है? तो ये हमें चेक करना है. और फिर देखना है कि if auditor is satisfied with the treatment then financial statements is not materially misstated. उस सूरत में audit opinion should be unmodified. If auditor is not satisfied with the accounting, then audit opinion should be qualified. In case of unmodified opinion, the matter should be referred to the key audit matter section of the audit report as it is significant and required more work during the audit. क्या ख्याल है? तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी देनी है, लेकिन साथ की ऑडिट मैटर सेक्शन में भी हाईलाइट करना है क्यों सिग्निफिकेंट है, इसके ऊपर हमने काम भी ज़्यादा किया होगा. 4 नंबर. क्या ख्याल? एक पार्ट भी है फॉर 2 मार्क्स. देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर. In this regard, the legal advisor has confirmed the stance of the management, stance means position, in a meeting with you. However, he has refused to provide a written confirmation thereon. इन ऑरल कन्फर्मेशन में तो उसने कह दिया जी मैनेजमेंट जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं दी उसने. तो ऑरल कन्फर्मेशन क्या है? लाइबल सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं है. तो क्या रिटर्न एविडेंस हमें रिक्वायर करना है किसी लॉयर से? इफ देयर इज नो रिटर्न एविडेंस देन दिस लीड टू स्कोप लिमिटेशन. तो क्या करना चाहिए हमें? ऑडिट ओपिनियन शुड बी क्वालिफाइड, modified, qualified with except for opinion if the matter is material, or disclaimer of opinion if the matter is pervasive. 2 नंबर छोटा सा आंसर देना.
पार्ट सी फॉर 4 मार्क्स क्या कहता है, द मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर्स। हाँ, कुछ डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहिए जो लैला लिमिटेड की मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट दिस डिस्क्लोजर विल नॉट एड एनी वैल्यू टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Further, the information required to make these disclosure cannot be compiled before the deadline for the completion of the audit, और audit भी near to complete है, तो कहते हैं जी कि इनको compile करना पड़ेगा, इनसे related recording करना पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा, audit फिर लेट हो जाएगा। So as per accounting standard, disclosure जो भी necessary हैं, required किए गए हैं, वो financial statements में होने चाहिए, नहीं हैं तो ये क्या है, material misstatement in the financial statement। So क्या करना चाहिए हमें, we need to discuss with management regarding providing a completeness of disclosure in the financial statements, and we need to request management for the delay of the audit completion so that disclosure should be appropriately provided in the financial statement. If management still refuse to provide disclosure, then audit opinion should be modified, qualified except for if the matter is material, or adverse opinion if the matter is pervasive। क्या ख्याल है, 4 नंबर के लिए बातें की जा सकती हैं, इजी क्वेश्चन था, क्या ख्याल है। चलते हैं आगे। स्प्रिंग 16 वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, ऑटम 15 वाला भी हमने कवर कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, स्प्रिंग 13 वाला कवर करना रहता है। सो स्प्रिंग 13 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 4 + 5 9 + 3 12 मार्क्स के लिए चैप्टर। देखते हैं क्या टेस्ट किया फॉर 12 गुड मार्क्स। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट बताना है आपने, ऊपर 3 इश्यूज हैं उनका। द फॉलोइंग सिचुएशन हैव अराइजिंग ऑन डिफरेंट क्लाइंट्स ऑफ योर फर्म, मीन हमारी फर्म के डिफरेंट क्लाइंट से रिलेटेड जो है ये इश्यूज हैं। द ईयर एंड इन ईच इंस्टेंस इज 31 दिसंबर 2012, और ईयर एंड तीनों क्लाइंट के लिए क्या है, 31 दिसंबर 2012। पार्ट ए को 4 मार्क्स के लिए हमने डील करना है, देखते हैं। इन नवंबर 2012, वजीर लिमिटेड WL entered into a 5-year contract with Sapphire Limited SL for supply of specific parts। कंपनी WL SL के साथ कोई पार्ट्स की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट में गई। The supply was to commence on 1st April 2013। ईयर एंड 31 दिसंबर है और सप्लाई कब कमेंस होनी है, 1st April 2013 में। In December 2012, WL purchased plant and machinery specifically for the contract with SL at a price of 150 million with useful life of 5 years। और कंपनी ने ये जो सप्लाईज देनी है प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करने के लिए दिसंबर में अपना एक 150 मिलियन का प्लांट बाय कर लिया, जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर सप्लाई जाएंगे आगे। ओके। However, in January 2013, SL incurred heavy losses in a natural disaster and went into liquidation, और SL जो है वो जनवरी में मर गया, लिक्विडेट हो गया। During 2012, sale to SL amounted to ₹5 million and the amount receivable from SL at the year end was ₹450,000। हाँ, ईयर एंड पे जो बैलेंस था उसकी तरफ रिसीवेबल वो 450 का था पिछला कोई, और 5 मिलियन की पिछले सालों में सेल हुई है। क्या ख्याल है, तो 450 अगर तो रिलेट था किस चीज़ से रिलेटेड, रिसीवेबल मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो फिर ये क्या है, पोस्ट ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट है, दैट नीड टू बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और 450 को अगर हम मटीरियलिटी कैलकुलेट कर सकें तो मटीरियलिटी भी हम बता सकते हैं कि मटीरियल है या नहीं है। क्या ख्याल है, साथ क्या कहता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, WL हैज अर्नड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125 मिलियन, द टर्नओवर वाज 900 मिलियन एंड नेट एसेट्स 1.2 मिलियन। तो पहली बात तो ये 450 की बात कर लें तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, प्रोविजन रिक्वायर है, और उसकी कैलकुलेशन हम दे देंगे प्रॉफिट के साथ कि मटीरियल है या नहीं। तो 125 मिलियन और 450,000 को अगर हम कंपेयर करें तो मटीरियलिटी कैलकुलेट की जा सकती है कि कितने % बनता है। क्या ख्याल है, तो क्या है 450 शायद मटीरियल नहीं होगा,
लेकिन वो जो 150 मिलियन का आपने एसेट लिया स्पेसिफिकली फॉर दिस क्लाइंट, अब क्या वो एसेट इतनी वर्थ रखता है कि उसे तो यही चीज़ें बननी थी? क्या कह रहा है? और 150 को अगर हम कंपेयर करें टोटल एसेट्स प्रॉफिट के साथ, वो मटीरियल है। तो क्या करना हमें, अगर तो कोई और अल्टरनेटिव नहीं है इन प्रोडक्ट्स का जो इसने प्रोड्यूस की हैं, तो फिर कंपनी को क्या करना चाहिए? एसेट्स को इम्पेयर करना चाहिए। क्या ख्याल है? और अगर एसेट्स इम्पेयर नहीं करती कंपनी, तो उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड। तो ओपिनियन शुड बी क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर इफ द मैटर इज मटीरियल और एडवर्स इफ द मैटर इज परवेसिव। ये कुछ 4 नंबर के लिए बातें की जा सकती हैं, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स की भी और इसकी भी। वो तो है ही, शायद ही मटीरियल निकलेगा ही नहीं 450। पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स आंसर देना आपने। क्या इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना है। As the auditor of Miyawari Tracking Company Limited (MTCL), you have noticed that proper cash books has not been maintained by the company. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए गए, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में मेंशन करेंगे, लेकिन देखते हैं अभी रिपोर्ट क्या है। However, MTCL has provided you with summaries showing party-wise receipt and payments, and you have been able to trace them to company's bank statement. लेकिन उन्होंने आपको party-wise receipts, payments जो हैं वो प्रोवाइड कर दी और वहाँ से बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपने ट्रेसिंग करके वेरिफिकेशन कर ली। This means auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding cash balances. So there is no misstatement in the financial statement. तो सूरत में ओपिनियन क्या होनी चाहिए? Should be unmodified. But proper books of accounts has been not been maintained by the company should be highlighted in other reporting requirement paragraph. कितने नंबर? 5 नंबर। क्या ख्याल है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू जब वेरीफाई हो गया तो कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है और कोई मिसस्टेटमेंट भी नहीं है आइडेंटिफाई हुई, तो सूरत में क्या होगी? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पार्ट सी को देखते हैं। फॉर 3 मार्क्स क्या टेस्ट किया गया। ड्यूरिंग द ईयर Jhelum Limited (JL) paid 10% dividend to shareholder. ठीक है जी, पे किया होगा। On account of an error, zakat could not be deducted from sum of shareholders. zakat डिडक्ट नहीं की गई। The amount involved was ₹22,000, which was deposited by JL in the central zakat fund and charged as other expenses. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो शायद यहाँ पे ठीक है, ज़कात कुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सम ऑफ द शेयर होल्डर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एक्यूरेट हैं, तो ओपिनियन तुम्हारी अनमॉडिफाइड होगी, बट वी शुड हाईलाइट थ्रू अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दैट ज़कात हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू ज़कात एंड रोशर एक्ट बट डिपॉजिटेड इनटू सेंट्रल ज़कात फंड बाय 22,000। ठीक है, 3 नंबर के लिए आंसर ये भी दिया जा सकता। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टेस्ट हुआ। उससे पीछे देखें तो ऑटम 12 में क्या क्वेश्चन टेस्ट हुआ था, हम ऑलरेडी कवर कर चुके। स्प्रिंग 12 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 3 + 4 7 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स डिस्कस हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द अबव सिचुएशन प्रोसीजर्स एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट देयर ऑफ ऑन ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट भी बताना है। 2 मैटर हैं तो दोनों को सेपरेट डील करते हैं। देखते हैं क्या है। The following situation have arisen on different clients being audited by your firm. The year end in each instance is 31st December 2011. तो year end क्या है? 31st December 2011। पार्ट ए जस्ट फॉर 3 मार्क्स हमने डील करना है। The management of G Limited intends to present certain unaudited supplementary information with the audited financial statements. Unaudited supplementary information mean शायद कोई अदर इंफॉर्मेशन की बात होने जा रही है, जिसे रिव्यू करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डू नॉट ऑडिट। In order to comply with the requirements of the parent company, therefore signing the audit report, it has been determined that some of the information is inconsistent with the information in the draft financial statement. In financial statements के अंदर inconsistent है क्या? Unaudited other information। क्या ख्याल है? क्या करना चाहिए हमें? पहले तो मैनेजमेंट से जो है वो डिस्कस करना चाहिए क्या टू रीस्टेट दिस या टू
correct this inconsistency between financial statement and other information. फिर ऑडिटर को क्या देखना चाहिए? अगर इनकंसिस्टेंसी है तो ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट, and if errors are found in financial statement, other information is accurate, then audit opinion should be modified. And if errors are found in other information but financial statements are accurate, then audit opinion should be unmodified. But other information is wrong, this should be highlighted in other information paragraph in the audit report that there is material misstatement in other information. क्या ख्याल है? पहले मैनेजमेंट को कहेंगे कि एरर्स करेक्ट करें, अगर वो करेक्ट नहीं करते तो फिर हमें देखना है कि आइदर एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या अदर इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो हमारी ओपिनियन मॉडिफाई होती है। हाँ, अगर एरर इन अदर इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, देन ओपिनियन अनमॉडिफाइड। लेकिन ये अदर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो ये कहाँ पे हाईलाइट करेंगे? इन अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ स्टेटिंग दैट देयर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन। क्या ख्याल है? 3 नंबर किसने अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ टेस्ट किया यहाँ पे? ये जब का क्वेश्चन है तब ये बात अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू होती थी, इसलिए पास पेपर में अगर कहीं पे आंसर में अदर मैटर लिखा हो तो वो अब गलत हो गया, उस वक्त ठीक था। क्यों? 2016 में ये अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ की बात आई है, इसलिए अब ये अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट होगा। ठीक हो गया? रिसेंट पास में एग्जामिनर ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया हुआ। पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स क्या कहता है? Malakand Industries Limited MIL is engaged in the supply of customized machinery to textile manufacturers. कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को मशीनरी बना के सेल करती है। On 18 February 2012, one of its customer who owed rupees 9.6 million went into voluntary liquidation. और 18 फरवरी 2012 को कंपनी का कोई कस्टमर जो है वो लिक्विडेशन में चला गया। तो देखना है प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स चाहिए या नहीं चाहिए, ईयर एंड भी नहीं पता क्या है। क्या ख्याल है कि ईयर एंड बताया उसने? यस, 31 दिसंबर उसने बताया हुआ है। ओके, इन एडिशन टू द अबव अमाउंट अ जॉब वाज इन प्रोग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड ऑन विच MIL हैज ऑलरेडी स्पेंड रुपीज 13.9 मिलियन। और कोई जॉब चल रही थी जो इसी कस्टमर से रिपोर्ट देनी थी, यहाँ पे 13.9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी हुई है। ओके, the debtor has refused to make a provision against the debt on the ground that the liquidator was appointed after the balance sheet date, and they have also refused to make any provision in respect of the work in progress as they are planning to sell the machinery being manufactured to another customer for 15.7 million rupees. Okay, the profit after tax of MIL is rupees 85 million. The materiality level is 10% of the profit. अब हमें देखना है कि ईयर एंड 31 दिसंबर था और ये सारी चीज़ें 18 फरवरी को हुई हैं, तो अगर तो ये बैलेंस जो है रिसीवेबल वाला 9.6 मिलियन वही डूबा है जो ईयर एंड पे लिखा हुआ था, तो फिर ये पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है पर IAS 10 शुड बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायरिंग प्रोविजन। और 9.6 मिलियन दिस परसेंट ऑफ प्रॉफिट जो है एंड हैंस मटीरियल भी है 85, 9.6 अल्टीमेटली 10% से ज़्यादा है। क्या ख्याल है? इसलिए इस मैटर को हम सेपरेट डील कर लेंगे। इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड द प्रोविजन देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड रिक्वायरिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। अब बात करेंगे कि वो जो 13.9 मिलियन से कंपनी ने जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट एसेट में की हुई है, ये क्या है? पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग नहीं है। क्या ख्याल है? और अगर कंपनी कह रही है कि हम इसको सेल कर लेंगे इस एसेट को कहाँ पे 15.7 मिलियन रुपीज से, तो फिर भी क्या होना चाहिए? इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट नो नीड टू रिवाइज द एसेट फिगर as 15.7 मिलियन। और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर देती है देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर डिस्क्लोजर नहीं देती तो फिर मिसस्टेटमेंट है, तो उस सूरत में रिपोर्ट शुड बी मॉडिफाइड एक्सेप्ट फॉर इफ द मैटर इज मटीरियल और डिस्क्लेमर इफ एडवर्स ओपिनियन इफ द मैटर इज परवेसिव।
दोनों इशू को सेपरेट डील करेंगे, उसकी सेपरेट बात करेंगे और उसकी सेपरेट बात करेंगे। मार्क्स उसने जस्ट 4 लिखे हुए हैं, 3 बातें इसके अंदर ज़्यादा है। मीन आंसर शायद हमको 6-7 नंबर का दे रहे हैं। क्या ख्याल है? एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके पीछे ऑटम 11 में एक क्वेश्चन टेस्ट हुआ। क्या टेस्ट हुआ आएंगे कवर करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। करना क्या आपको, express your views on each of the above situation and discuss the impact thereof on audit report। ऊपर कुछ situations हैं, A, B, C, D, 4 different situations हैं। तो आपने क्या करना है, इनके ऊपर अपने views देने हैं और आपने क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है। कितने मार्क्स हैं? ऑल टुगेदर 14 मार्क्स। दिस मीन हर पार्ट को 4-4 नंबर के लिए आपने कवर करना है। So you are the audit manager of MM Electronics Private Limited. The company markets its product through retail outlet in 9 major cities. The draft financial statements for the year ended 30th June 2011 show profit before tax of $20 million and net assets of $150 million. क्यों? मटीरियलिटी कैलकुलेशन के लिए। तो 30th जून ईयर एंड है 2011, प्रॉफिट 20 मिलियन है और नेट एसेट्स 150 मिलियन है। पार्ट ए को पहले डील करते हैं। क्या है पार्ट ए? ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है जी, लेकिन ऑल एसेट इन द सेम क्लास रीवैल्यूड होने चाहिए। रिवैल्यूएशन गेन टू पीएनएल, लॉसेस टू नहीं, रिवैल्यूएशन गेन टू रिजर्व और लॉसेस टू पीएनएल जाने चाहिए और एसेट डेप्रिशिएट भी होना चाहिए ओवर रीवैल्यूड अमाउंट। खैर देखते हैं क्या हुआ। फॉर दिस पर्पस द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड वर हायर्ड। किसी एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन लगाई है। दे हैव इशूड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ऑफ 3 आउटलेट्स इंडिकेटिंग अ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ₹10 मिलियन। जिन्होंने कहा जी कि 3 आउटलेट्स हैं, टोटल आउटलेट्स हैं कंपनी के कितने, शायद 9 मेजर सिटीज़ में काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। तो 3 आउटलेट्स ने कहा जी इनका रिवैल्यूएशन सरप्लस है 10 मिलियन का, विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कंपनी ने हो सकता है रिजर्व को चार्ज कर दिया है। द मैनेजमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी इशूड इन दिसंबर 2011। ईयर एंड क्या था? 30th जून। तो 3 प्रॉपर्टी को तो उन्होंने कहा जी अभी हमने रिवैल्यूएट करके गेन लिख दिया है, बाकियों को हम दिसंबर में रिवैल्यू करेंगे। तो क्या ये चीज़ अलाउेबल है? नो। पर आइए 16 ऑल एसेट इन द सेम क्लास शुड बी रिवैल्यूड और ऑल शुड रिमेन एट कॉस्ट बेसिस। नो सिलेक्टिव रिवैल्यूएशंस आर अलाउड। तो क्या करना चाहिए हमें? वी नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट। क्या? either to revalue all asset or to reverse the revaluation effect of 3 properties included in the financial statement। और कितना उनसे गेन आपने लिखा है 10 मिलियन का, और 10 मिलियन को अगर आप 20 मिलियन के साथ कंपेयर करें तो 50% ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस हाईली मटीरियल। क्या ख्याल है? इफ मैनेजमेंट रीस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनमॉडिफाइड। क्या ख्याल है? If management do not restate the financial statement, then we should modify audit opinion, qualified except for if the matter is a material, or adverse opinion if the matter is pervasive। क्या ख्याल है? 3-4 नंबर के लिए बातें की जा सकती। पार्ट बी देखते हैं ये क्या है। The company was sued for breach of contract by a customer claiming damage of ₹10 million। 10 मिलियन रुपीज़ का कस्टमर ने डैमेजेस का क्लेम किया कंपनी के अगेंस्ट। तो अगर 3 कंडीशन पूरी हो तो प्रीमियम, हाँ अगर प्रॉबिलिटी नहीं पॉसिबिलिटी है तो फिर कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या देखते हैं? The legal advisor has confirmed that the management assertion that no liability existed at the balance sheet date, इन liability नहीं बनती। However, while reviewing the customer's file, you found an email from the manager legal department addressed to the chief executive in which he has opined that the company will have to pay at least 50% of the damages claimed।
लेकिन जो कोई कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है लीगल डिपार्टमेंट के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव की, उससे पता चला कि नहीं शायद 50% डैमेजेस क्लेम पे करना पड़ेंगे। सो इफ़ द मैटर meeting a condition of provision like present legal constructive obligation for past event, probability of future economic outflow and amounts can be measured reliably, then provision should be created. Otherwise the matter should be disclosed as contingent liability. 10 million की मटीरियलिटी भी दी जा सकती है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, और हाईली मटीरियल भी है। क्या ख्याल है? So we need to discuss with management regarding accounting treatment of the matter. If provision or contingent liability required is appropriately accounted for or disclosed in the financial statement, then audit opinion should be unmodified. क्या ख्याल है? And if provision or contingent liability disclosure is not provided appropriately in the financial statement, दोनों बातें कर रहे हैं, क्यों क्लियर नहीं है, then audit opinion should be modified, qualified except for if the matter is material और एडवर्स ओपिनियन इफ द मैटर इज परवेसिव। क्या ख्याल है? क्लियर नहीं है कि कंटीजेंट लायबिलिटी चाहिए या प्रोविजन चाहिए, तो इसलिए दोनों की बातें हम कर रहे हैं कि दोनों में से आइदर कोई भी जो है वो एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर या डिस्क्लोज्ड है तो फिर सब कुछ ठीक है, नहीं एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर या डिस्क्लोज तो फिर क्या है, मिसस्टेटमेंट है। क्या ख्याल है? 3-4 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता है इसका भी। ओके, पार्ट सी देखते हैं क्या है। With effect from 1st July 2010, what was the year end? 30th June 2011. So with effect from 1st July 2010 year के start में, ठीक हो गया, the company, with effect from 30 July, the company has introduced a policy of providing a 1-year warranty on its television set. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कंपनी सेल करती है तो अपने टीवी सेट पे 1 ईयर की वारंटी दे रही है, तो वारंटी की प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। क्या ख्याल है? नो वारंटी इज प्रोवाइडेड ऑन द अदर प्रोडक्ट्स, टीवी के ऊपर है सिर्फ। ओके, सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स एग्रीगेटेड ₹20 million, वेयर एज अ टोटल सेल फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 80 million। टेलीविजन की 20 million है, टोटल सारी प्रोडक्ट्स की 80 million। दिस मीन टेलीविजन एक मेजर प्रोडक्ट है कंपनी की। The company has a customer support department which provides after-sale service on all products. For defects not covered under the warranty, the company bills the customer at 25% above cost. मीन कंपनी क्या करती है, कोई डिफेक्टिव यूनिट्स को भी रिपेयर करती है जहाँ पे 25% से अबव जितनी भी कॉस्ट है कस्टमर को चार्ज की जाती है, 25% कंपनी बेयर करती है वारंटी। The management has included a note in the draft financial statement stating that no provision has been made in respect of warranty as the amount cannot be measured reliably. क्या ये बात ठीक है कि अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती? No. This management explanation that warranty provision amount cannot be measured reliably is incorrect. Management can compute warranty provision amount from past records or from any expert opinion, and this is the management responsibility to calculate figures on a judgment or estimate basis in the financial statement. So we need to discuss with management to provide warranty provision in the financial statement. If management have provided appropriate warranty provision, then opinion should be unmodified. लेकिन मैटर में जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व थी तो उस सूरत में क्या होना चाहिए कि ऑडिट मैटर सेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट टू हाईलाइट दिस इशू। एंड इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड वारंटी प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर इफ द मैटर इज मटीरियल और एडवर्स ओपिनियन इफ द मैटर इज परवेसिव। क्या ख्याल है? बात की जा सकती है 3-4 नंबर की इसकी भी। पार्टी देखते हैं क्या है। The directors have decided not to disclose earning per share as the same had reduced significantly on account of issuance of 100% bonus share. कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जो है वो डिस्क्लोज नहीं की। द डिस्क्लोजर वाज हाउएवर मेड इन ऑल प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर प्रोवाइड किया गया था।
अब अर्निंग पर शेयर जो है वो आपने हाईलाइट डिस्क्लोज करना होती है नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज। कौन सी कंपनीज के लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए। इस कंपनी की बात करें तो उसने पहले पैराग्राफ में बता दिया था MM इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मीन लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो बात करेंगे दिस कंपनीज आर प्राइवेट रादर देन लिस्टेड एंड फॉर अनलिस्टेड कंपनी disclosure of earning per share is not required, and if it is not required and there is no legal restriction then financial statements are not materially misstated, financial statements are accurate। क्या ख्याल है? तो सूरत में क्या करना चाहिए हमें? ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनमॉडिफाइड, और ओपिनियन शुड बी अनमॉडिफाइड। सिर्फ इसमें बात क्या थी मेनली कि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। हाँ, अगर लिस्टेड होती तो फिर डिस्क्लोजर नहीं है तो फिर हम क्या करते? क्वालिफाई करते ऑडिट ओपिनियन को। क्यों? मटीरियल मिसस्टेटमेंट थी, एक डिस्क्लोजर चाहिए था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, वो आपने प्रोवाइड नहीं किया। क्या ख्याल है? तो आज हमने जो क्वेश्चन कवर किए अभी इस लेक्चर में, क्या कवर किया हमने? एक क्वेश्चन नंबर 12 कवर किया, एक हमने क्वेश्चन नंबर 11 कवर किया, एक हमने क्वेश्चन नंबर 9 कवर किया, एक हमने क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया, और एक हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया, और हमने क्या कवर किया? क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर किया अभी। क्या ख्याल है कि 4 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, 4 प्रीवियस में कवर किया था। सो ये 5 से ऑनवर्ड जो है वो हमने कवर किए कहाँ तक? अंटिल क्वेश्चन 12 तक। तो प्लीज़ कोशिश करना है ये क्वेश्चन आज ही आपने साथ ही अटेम्प्ट कर लेने हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं छोटे छोटे इस चैप्टर में, 5-6 और, तो फुली नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ तब तक ये क्वेश्चन जो आपने अब तक कवर कर लिए हैं ये आप हाथ से अटेम्प्ट कर लोगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑफ चैप्टर 12। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 12 हम कवर कर रहे थे। चैप्टर हमने कंप्लीट कवर कर लिया। कुछ पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी हमने काफ़ी कवर कर ली। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं 5-6 जो हम आज कवर करके इस चैप्टर को प्रॉपर्ली वाइंड अप कर देंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इस एरिया से 5 to 15 मार्क्स टेस्ट होते हैं, इसलिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रिक्वायर है इस एरिया की। ना सिर्फ प्रैक्टिस, साथ कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे रिक्वायर हैं। क्यों? थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है कि किस सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट देनी है, मैटर मटेरियल है, ये परवेसिव है, बीच में कहाँ से पे फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, कहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, कहाँ पे की ऑडिट मैटर में हमने ये चीज़ हाईलाइट करनी है, कहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ हाईलाइट करनी है, कहाँ पे हमने कोई चीज़ अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में हाईलाइट करनी है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हमें लर्न करनी है ताकि हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें इस चैप्टर का क्वेश्चन। सो पास्ट पेपर को अगर हम देखें तो स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन हम कवर कर चुके, उसके पीछे ऑटम 19 कवर कर चुके, स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 18, ऑटम 17, स्प्रिंग 17, ऑटम 16, ऑटम 15, ऑटम 13, 12, स्प्रिंग 12, ऑटम 11, स्प्रिंग 11, और इसके नीचे हम पहुंच गए कहाँ पे? एक क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इससे अबव जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे टेस्ट हुआ 3 + 4 7 + 3 10 मार्क्स के लिए। कोई 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट A, B, C, जिसमें हर पार्ट की सेपरेट मार्क्स हैं। तो हमें उतने ही मार्क्स के लिए हर पार्ट का सेपरेट आंसर देना है। सो क्या कर रहा है क्वेश्चन? व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मीन आपने टाइप ऑफ ओपिनियन बतानी है। पार्ट A फॉर 3 मार्क्स क्या कहता है? A listed company has accounted for a finance lease as an operating lease, and accordingly has not recognized the asset and liability in this respect. लीजेस आपने पढ़ा होगा, 2 तरह की लीजेस होती हैं। शॉर्ट टर्म लीज जो विद इन 1 ईयर सेटल होना होती हैं, और लॉन्ग टर्म लीज जो मोर देन 1 ईयर की होती हैं।
वो जो लॉन्ग टर्म लीज हैं उनको फाइनेंस लीज का नाम दिया जाता है, और जो शॉर्ट टर्म लीज हैं उनको ऑपरेटिंग लीज का नाम दिया जाता है। और जो ऑपरेटिंग लीज मीन शॉर्ट टर्म लीज है, इसकी सिंगल अकाउंटिंग होती है। सिंगल अकाउंटिंग क्या होती है कि इससे रिलेटेड आपने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ रेंटल मीन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन जो फाइनेंस लीज या लॉन्ग टर्म लीज है, इसकी 4 अकाउंटिंग होती है। एक आपने एसेट भी रिकॉग्नाइज करना है, आपने लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करना होती है, आपने फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना होता है, और एसेट रिकॉग्नाइज किया तो एसेट को क्या करना है, डेप्रिशिएट भी करना होता है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, अकाउंट फॉर किया है फाइनेंस लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज, मीन लॉन्ग टर्म लीज को शॉर्ट टर्म लीज लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म लीज में क्या होता है, आपको लाइबिलिटी भी लिखना पड़ती है, और जब लाइबिलिटी लिखने से आपकी लाइबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाए तो फर्दर लीज के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए कंपनी समटाइम क्या करती है, फाइनेंस मीन लॉन्ग टर्म लीज को एज ए शॉर्ट टर्म मीन ऑपरेटिंग लीज लिखती है, ताकि लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट की जा सके। ऑब्वियसली जब एसेट लिखना है तो फिर साथ आपको लाइबिलिटी भी लिखना पड़ेगी। तो कंपनी ने क्या किया, फाइनेंस मीन लॉन्ग टर्म लीज को शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज लिख दिया, एंड अकॉर्डिंगली हैज नॉट रिकॉग्नाइज द एसेट एंड लाइबिलिटी इन दिस रिस्पेक्ट। और ना एसेट लिखा ना लाइबिलिटी लिखा, सिर्फ रेंटल एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। तो मिसस्टेटमेंट है। क्या कह रहा है, financial statements misstated है। The impact of this accounting treatment is significant to the financial statement, और क्या है, impact भी significant है। So क्या होना चाहिए कि ये क्या है, creating misstatement in the financial statements against IFRS 16 leases का जो standard है IFRS 16। So क्या करना चाहिए, we need to discuss with management। क्या ख्याल है, to correct the financial statements, if financial statements are not corrected, auditor should modify its opinion। कौन सी, qualified except for if the matter is material, और adverse opinion if the matter is pervasive, which is most likely here। क्यों, asset भी, liabilities भी, expenses भी, profit भी, और significant amount भी है। क्या ख्याल है, तो दोनों इम्पैक्ट बताएंगे। 3 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता है। ओके, पार्ट बी को देखते हैं फॉर 4 मार्क्स। The appointment of auditors was such that they have not been able to observe the physical stock account। ऑडिटर फिजिकल स्टॉक अकाउंट को अटेंड नहीं कर सके, ऑब्जर्व नहीं कर सके। हाउएवर दे हैव सेटिस्फाइड देमसेल्फ थ्रू अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू इन्वेंट्री को वेरीफाई कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, अगर फिजिकल स्टॉक अकाउंट जो है वो अटेंड नहीं कर सके तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई करना, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई हो चुका है तो कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है। क्या ख्याल है, if auditor have identified inventory value is accurate, if auditor has identified that inventory value is accurate, then he should issue unmodified opinion। क्या ख्याल है, लेकिन उसने कहा कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की वजह से जो है वो इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर सका, दिस मीन शायद न्यू अपॉइंटमेंट है। तो ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड होगी, लेकिन साथ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म शुड बी हाईलाइटेड थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ। क्यों, नंबर 4 है तो इसका मतलब सिर्फ इतना कह देना कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे तो ये 4 नंबर नहीं कवर करेगा। साथ 1 नंबर उसने किस चीज का रखा है, अदर मैटर पैराग्राफ का भी रखा है। क्लियर होती बात। कैसे ही पता चल रहा है, प्रैक्टिस से। इसलिए पेपर में इस तरह का पार्ट आएगा तो प्रैक्टिस होगी तो हमें वहाँ ये उस तरह का है, वहाँ पे अदर मैटर लिखा था तो फिर आप याद रख लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये चीज़ें आप नहीं लिखोगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो पार्ट सी फॉर 3 मार्क्स हमने आंसर करना है। क्या कहता है, द मैनेजमेंट हैज़ नॉट अकाउंटेड फॉर द फुल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी। लाइबिलिटी जो है ग्रेच्युटी की रिकॉर्ड नहीं की, अकाउंट फॉर नहीं की। The management is of the view that it is a deferred liability and not a current one. The impact is material but not pervasive in relation to financial statement। लेकिन impact material है, pervasive नहीं है। तो अगर gratuity liability बनती है करंट ईयर में और कंपनी ने रिकॉग्नाइज नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, material misstatement in the financial statement। क्या ख्याल है? So we need to discuss with management to adjust the financial statements. If they do not adjust, auditor should issue qualified opinion because the matter is material rather than pervasive। ठीक है, बात की जा सकती है।
इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 15, 6 + 3 9 मार्क्स के लिए। करना क्या आपको, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ। सो ओपिनियन बतानी है, क्या होगी, ड्राफ्ट नहीं करनी, वर्डिंग नहीं ड्राफ्ट करनी। और इसमें भी 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक 6 नंबर के लिए, एक 3 नंबर के लिए। सो पार्ट ए को देखते हैं क्या है। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, the major production facilities of the company have been destroyed due to fire subsequent to the balance sheet date। ईयर एंड के बाद कंपनी की मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई। द प्लांट फैसिलिटीज वर नॉट ड्यूली इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस भी नहीं थी, तो कंपनी का लॉस है सारा का सारा। नो कंडीशन इन दिस रिगार्ड एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, और उसने कह दिया कि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ऑब्वियसली ईयर एंड के बाद अराइज हुआ है, तो एडजस्टिंग उसने कह दिया नहीं है। क्यों, एडजस्टिंग वो होते हैं जिनकी बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। तो ये फिर क्या हुआ, पर आइए स्टैंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट और सिग्निफिकेंट भी है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर आना चाहिए। क्या ख्याल है? द मैनेजमेंट हैज नॉट मेड एनी एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ दिस फैक्ट हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली एडजस्टिंग नहीं था, तो मैनेजमेंट को इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं चाहिए थी। हाँ, डिस्क्लोजर चाहिए था ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दिया है। क्या ख्याल है? वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दिया है, तो हमें ओपिनियन कौन सी देनी चाहिए, अनमॉडिफाइड। क्या ख्याल है? अनमॉडिफाइड। लेकिन ये सब्सिक्वेंट इवेंट के थ्रू ये चीज़ हाईलाइट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि सिग्निफिकेंट जो है वो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इसे हमें हाईलाइट करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में भी। कैसे हाईलाइट करना चाहिए? थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब इतना लिखने के सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 6 नंबर लेने के लिए 6 नंबर का हमें आंसर देना होगा। इंसाफ 6 नंबर के साथ करना होगा, फिर जाके हमारे साथ भी 6 नंबर का इंसाफ करेगा एग्जामिनर। तो इतना लिखने से क्या हुआ, ओपिनियन अनमॉडिफाइड और बेसिस मैटर के थ्रू हाईलाइट कर दिया। एक पॉइंट में हमने मसला बता दिया। अब 6 नंबर कैसे लेंगे कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में अब क्या होना चाहिए, द मैटर बीइंग एम्फेसाइज्ड, क्लियर रेफरेंस टू द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ एंड मेंशनिंग ऑडिट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट या रिलेटिंग टू दिस इशू। इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर क्या होता है साथ फिर वो बताना पड़ेगा, फिर जाके 6 नंबर कंप्लीट होंगे। अगर 3 नंबर होते तो फिर ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर वाली बातें बताने की जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिस सीख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं कि 6 नंबर यहाँ से कैसे लेने हैं। क्यों, एक इशू था तो इशू भी नहीं था, बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक थी, तो सिर्फ अनमॉडिफाइड ओपिनियन 2 नंबर, एम्फेसिस ऑफ मैटर 3 नंबर। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर क्या होते हैं वो तीनों बातें करना पड़ेंगी। चलिए आगे। ओके, पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स देखते हैं क्या है। The management of the company has not allowed the auditor to send a request letter to the legal advisor। हाँ, लीगल एडवाइजर तक रिक्वेस्ट उसे कोई चाहिए थी लिटिगेशन की, लेकिन मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन नहीं करने दी। स्कोप लिमिटेशन। Accordingly, the auditor couldn't become aware of the status of all the litigations against the company। तो all litigations कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या थी, उनके अगेंस्ट परमिशन चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, तो उनका स्टेटस उसे पता नहीं चल सका। स्कोप लिमिटेशन। On account of their prior experience, the auditors believe that there are significant claims against the company। और ऑडिटर को नजर आ रही कंपनी के अगेंस्ट significant claims है। क्या ख्याल है? तो significant claims ऑडिटर ने वेरीफाई नहीं किए और मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, तो ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। तो ऑडिट ओपिनियन शुड बी modified, qualified except for if the matter is material, or disclaimer of opinion if the matter is pervasive। क्या ख्याल है? 3 नंबर। चलिए आगे। पहले बताया मसला क्या है, स्कोप लिमिटेशन है, फिर ओपिनियन की बात कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमें मिलेगा फॉर 4 मार्क्स। क्या कहता है, ड्यू टू अ मेजर कंप्यूटर ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी का कंप्यूटर ब्रेकडाउन हो गया। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर नाउ मोर वेरीफाइबल। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वेरीफाई नहीं हुए।
तो बेसिकली कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो शायद सारे के सारे वेरीफाई नहीं हुए, परवेसिव नेचर। द कंपनी डज नॉट हैव प्रॉपर मैनुअल रिकॉर्ड्स, और कंपनी के पास मैनुअल रिकॉर्ड्स भी नहीं है, सब कुछ सिस्टम में था। Although the integrity of the management is not in doubt, management बड़ी ऑनेस्ट है, शरीफ है, बीबी है। The auditor is not in a position to substantiate management assertions contained in the financial statement, लेकिन auditor financial statement assertions को verify नहीं कर सका। So what type of opinion should be expressed in these circumstances? So as a computer system break down result into no records available for verification to creating scope limitation for the audit. Auditor cannot verify financial statements by applying audit procedure on records. क्या ख्याल है? So in this case, audit opinion should be disclaimer of opinion because whole records are not available. Auditor couldn't verify anything, so matter is pervasive. लेकिन 3 नंबर के लिए हमने आंसर दिया, चौथा नंबर कहाँ से लेंगे? उसने बताया कंपनी डज नॉट हैव प्रॉपर मैनुअल रिकॉर्ड्स, सो in other reporting paragraph should be highlighted that proper books of records are not maintained by the company. क्यों बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते तो अल्टीमेटली हम वहां से वेरीफाई कर लेते, तो वो भी नहीं है। तो ये चौथा पॉइंट हम अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का भी साथ लिखेंगे। दिया जा सकता है 4 नंबर के आंसर, इजी पीजी। ओके, नेक्स्ट मूव होते हैं। क्वेश्चन 17 हमने शायद कवर कर लिया था ऑलरेडी। क्वेश्चन 18, 19, 20, 21 ये कुछ हमारे कवर करना रहते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? फॉर 5 मार्क्स ओनली, सजेस्ट हाउ वुड यू मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मीन मॉडिफाई होनी है तो कैसे करोगे वो बतानी है आपने। दोनों को मिला के 5 नंबर है, इसमें थोड़ी छोटी 3-3 बातें करना होगी। Part 1. A client of your firm has a history of tax contingencies arising out of appeals pending at various levels. Contingencies. The company has disclosed all such contingencies along with the estimated amount in accordance with the accounting standards. सब कुछ accounting standard के accordingly appropriately disclosed है. Assume that the aggregate sum of these contingencies is material. लेकिन amount थोड़ी material है। So if management have disclosed appropriately all the contingencies in the financial statements per accounting standard, then there is no material misstatement, everything is okay. So auditor should issue unmodified opinion. But due to significance of the contingencies, auditor should include emphasis of matter paragraph in the audit report to highlight these contingencies disclosures. क्या है? Part 2. You are appointed as the auditor of company after the year end, i.e. June 30th, 2005. After the year end, आपकी अपॉइंटमेंट हुई. Hence, you have not been able to physically observe the counting of inventories at the year end. Further, alternative audit procedure couldn't be performed due to the nature of company records. मीन शायद रिकॉर्ड्स नहीं थे तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी आप नहीं परफॉर्म कर सके, तो दिस विल लीड टू क्या? स्कोप लिमिटेशन. So auditor should issue modified opinion, qualified except for if the matter is material, और साथ disclaimer of opinion if the matter is pervasive. लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो ड्यूरिंग ईयर एंड के बाद हुई है, तो दिस मीन दिस शुड बी हाईलाइटेड थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ दैट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म. और साथ उसने कहा जी कंपनी की नेचर ऑफ रिकॉर्ड शायद नहीं थे जिसकी वजह से आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर सके, तो दिस शुड बी हाईलाइटेड थ्रू अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय द कंपनी. क्या क्या था? सिर्फ ओपिनियन की हद तक बातें नहीं थी, साथ अदर मैटर पैराग्राफ भी था इसके अंदर एक पॉइंट, और साथ एक पॉइंट उसका अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का भी था. शायद 5 नंबर इसके होने चाहिए, इसके ऊपर वाले के आप जो है ना साथ क्या करें, कोई 3 नंबर सेपरेट लिख लें. क्यों? ये पार्ट 2 ही 5 नंबर का नजर आ रहा है. चलिए आगे. ओके, क्वेश्चन 19 कवर करते हैं. फॉर 8 गुड मार्क्स, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट हमने डिस्कस करना है. 1, 2, 3, 4 मैटर्स हैं.
You have completed the audit of financial statements of Pride Limited, falling profit before tax and total assets of 74 million rupees and 582 million respectively. मीन ये प्रॉफिट है और ये टोटल एसेट्स की फिगर है. क्यों? मटीरियलिटी कैलकुलेशन के लिए. जब इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ये प्रॉफिट, टोटल एसेट, रेवेन्यू की फिगर आ जाएं तो इसमें नीचे आपको मटीरियलिटी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी और उसका एक एक नंबर सेपरेट होगा. फॉलोइंग इश्यूज आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड. मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, इसलिए प्लीज ऑडिट के पेपर में कैलकुलेटर साथ लेके जाना नहीं भूलना. यहाँ पे भी कैलकुलेटर चाहिए. एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे भी आपको कैलकुलेटर चाहिए, इसलिए कैलकुलेटर के बिना नहीं जाना. ओके जी, क्या करना है हमने? ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट देखना है. नंबर 1 इशू क्या है? सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड एन एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी विदाउट सेटलिंग लोन ऑफ ₹5 million and management has refused to make provision but it is ready to give a disclosure. नहीं, क्या डिस्क्लोजर ठीक है? ये प्रोविजन होनी चाहिए थी. प्रोविजन होनी चाहिए थी भाई. ये लोन रिसीवेबल जो है वो अब रिसीव नहीं होना, सिर्फ डिस्क्लोजर से बात नहीं चलनी. क्या ख्याल है? और 5 मिलियन को अगर कंपनी के प्रॉफिट के साथ देखा जाए तो कितने परसेंट बनता है? 5 मिलियन प्रॉफिट का कितने परसेंट बनता है? आप अगर उस पर कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पे तो 5 मिलियन जो है वो शायद कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 74 मिलियन. 74 का हाफ करें तो 370 बना, तो शायद इमटीरियल है, मीन बिलो 5% है. तो क्या है? इमटीरियल. तो क्या होना चाहिए? ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनमॉडिफाइड बिकॉज द मैटर इज इमटीरियल टू द प्रॉफिट. क्या ख्याल है? Number 2, the revenue recognition policy is not consistent with the relevant ISAs. The revenue recognition policy is not consistent with the relevant ISAs. Had it been in accordance with IAS, the profit before tax would have been ₹79.2 million. कि रेवेन्यू उन्होंने IAS के अकॉर्डिंगली नहीं लिखा, शायद कोई ओवरस्टेट किया है. और अगर IAS के अकॉर्डिंगली लिखा जाता तो प्रॉफिट कितना होता? 79.2 मिलियन, जबकि आया कितना रहा है? 74 मिलियन. तो क्या करेंगे? 79.2 और 74 में जो डिफरेंस है वो हम लेंगे और वो डिफरेंस कितना बनता है? 5.2 मिलियन का. क्या कह रहा है? 5.2 मिलियन की अगर हम मटीरियलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा? above 5% ऑफ प्रॉफिट. क्या ख्याल है? तो क्या बना? ये मटीरियल है और अमाउंट मटीरियल है, और अगर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं लिखा तो क्या है? मटीरियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन दे देंगे. इसी. Number 3, the contract with a major customer is about to expire after 3 years. Okay. Certain internal documents show that the company might have to face a very difficult situation thereafter. मेन कंपनी को शायद कोई कैश फ्लो गोइंगसन इशू फेस करना पड़ेगा, तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ. ये हम चैप्टर 13 में जब गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे तो तब कवर हो जाएगा. ठीक हो गया? इसे कुछ अकाउंटिंग करनी है कंपनी को, अगर करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो फिर ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे. क्या ख्याल है? लेकिन वो क्या अकाउंटिंग करनी है वो हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे. गोइंग कंसर्न से रिलेटेड बात है. Number 4, personal files of many senior executives do not contain any documentary evidence of their qualification. हाँ, कंपनी हर अपनी एम्प्लॉय की रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो उस रिकॉर्ड फाइल के अंदर एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है. ओके. सैलरीज पेड टू सच एग्जेक्टिव्स आर 25 मिलियन और उनको 24 मिलियन की सैलरी भी आती हैं. तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है? नहीं. अगर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तो इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस है. शुड बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस. इट हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन. यूं भी एग्जामिनर घुमा सकते हैं कि रिपोर्ट बनता आ रहा था, यहाँ पे आके स्टूडेंट फंस गए, सर पकड़ के बैठ गए, वो क्या हो रहा है, करें क्या? ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, इसका ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है.
हाँ, अगर कम्युनिकेट भी करना है तो मैनेजमेंट दो चार्ट गवर्नेंस को करना है थ्रू मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेसेस। चलिए आगे। ओके, क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या है, फॉर 4 मार्क्स ओनली। So you are the senior responsible for the audit of ICRA Industry Limited IIL. During the audit, you became aware that a legal action has been instituted against IIL by some of its customers on account of disputes related to performance of its products. ओके जी, आप ऑडिटर हो इकरा इंडस्ट्री लिमिटेड के। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट आपको पता चला कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन जो है वो हो रहा है, किसकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से, ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, चाहे कोई गंदी गलत प्रोडक्ट्स दे देंगे। ओके, इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर एन ओपिनियन ऑन द कंपनीज लॉयर हैज सिंपली स्टेटेड दैट वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टीमेट। और कहते हैं जी हम कुछ नहीं कह सकते, कंपनी की फेवर में आएगा या कंपनी के अगेंस्ट जाएगा, और हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लॉयर ही है जहाँ से हमें प्रॉबिलिटी या पॉसिबिलिटी का पता चलता है। क्या देखते हैं, no provision was made in the financial statements for the possible loss as a result of claim which are considered to be material or for the related legal expenses, although details of those legal claims were fully disclosed in the notes. So in response to your request for an opinion, the company's lawyer has simply stated that we are totally unable to give any estimate. mean lawyer की तरफ से हमें कोई जो है वो एविडेंस नहीं मिला। So अगर तो एविडेंस हमें नहीं मिले प्रॉपरली रिगार्डिंग दिस मैटर, आइदर प्रोविजन है या कंटीजेंट लायबिलिटी है, देन दिस विल लीड टुवर्ड्स स्कोप लिमिटेशन। And in case of scope limitation, auditor should modify its opinion qualified except for if the matter is material. Disclaimer of opinion if the matter is pervasive. क्या कह रहा है? And if auditor have evidence that the accounting treatment of the company is accurate, then auditor should issue unmodified opinion. But that disclosure should be highlighted in the audit report through emphasis of matter paragraph. And if management accounting treatment is inaccurate and auditor has evidence that it is inaccurate, then audit opinion should be modified, qualified except for if the matter is material, adverse if the matter is pervasive. दोनों बातें करेंगे स्कोप लिमिटेशन के साथ भी और मिसस्टेटमेंट के साथ भी, क्यों नंबर 4 रखे हैं। और वैसे भी क्वेश्चन एम्बिगुटी है कि क्या है, ऑब्वियसली लॉयर ने कह दिया हम कुछ नहीं दे सकते, तो एविडेंस है ही नहीं एक तरह का, फिर क्या ख्याल। चलिए आगे। ओके, क्वेश्चन 21 और उसके बाद 22 23 हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस मीन ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। फॉर 12 गुड मार्क्स करना क्या हमको, discuss the matters that may be of significance to you as an auditor in respect of each of the above issue. mean above issue से read आपके लिए क्या significant matter हैं वो आपने discuss करने हैं। also explain their implication on the audit report, और report के ऊपर impact भी बताना है, matter की significance matter क्या है और साथ audit report पे impact। और 1 2 3 कोई 3 different parts हैं। okay, Ranja Limited (RL) is a listed company is engaged in the manufacture of fast-moving customer goods. The draft financial statements for the year ended March 31st, 2011 show a profit before taxation of rupees 12 million and total assets of 300 million. क्यों? Materiality calculation के लिए। As the audit manager, you are reviewing the following issues which were brought to your notice by the audit team. Issue 1, 2, 3 और 12 मार्क्स हैं, जिसमें 3 इश्यूज हैं, तो एटलीस्ट कुछ 4 नंबर के लिए तुम्हें हर इशू के ऊपर बातें करनी है। नंबर 1, जरा खुद से रीड करके देखेंगे इसमें क्या इशू हो सकता है, क्या ख्याल है? खुद से जरा एक दफ़ा रीड करके देखें क्या इशू है, ओपिनियन कौन सी बननी चाहिए।
जी, क्या इशू निकला? ईयर एंड था 31 मार्च 2011 ऑन जून 1 2010 ड्यूरिंग द ईयर। क्या ख्याल है? 1 अप्रैल 2010 के बाद मीन ड्यूरिंग द ईयर RL acquired a plant at a cost of rupees 50 million. The plant has a useful life of 10 years with no residual value. RL follows the policy to depreciate the plant on a straight line method. On January 1, 2011, the plant suffered physical damage due to fire in the factory. During the year, plant damage हो गया. The technician from the manufacturer has inspected the plant and reported that the damage has affected its production capacity, which has now been reduced by 30%. So 30% क्या हुआ है? प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है. तो क्या होना चाहिए? प्लांट अगर फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इसकी हमें इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो बुक करना चाहिए. क्या कह रहा है? इम्पेयरमेंट लॉस इसका बुक करना चाहिए. ऐसी बात है. कितनी अमाउंट है? 50 मिलियन है. तो मटीरियलिटी हम कैलकुलेट अगर करें 50 मिलियन का अगर 30% निकालें तो कितना बन गया? 15%. क्या कह रहा है? 15% कि 15 मिलियन क्यों? 30% प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस्ट हुई है तो 15 मिलियन जो है वो शायद इसकी इम्पेयरमेंट लॉस बुक होना चाहिए. और 15 मिलियन को अगर हम कंपेयर करें कंपनी के प्रॉफिट 12 मिलियन के साथ तो शायद मटेरियल भी है अबव 5% है. And if management do not impair or record impairment of the asset, then audit opinion should be qualified except for because the matter is material rather than pervasive. अब यहाँ पे क्लियर हो गया मैटर मटीरियल है या परवेसिव है. 4 नंबर की बात की जा सकती है. 1 नंबर इसमें मटीरियलिटी का उसने रखा. 1 नंबर इशू क्या है. दूसरा अगर मैनेजमेंट काउंटिंग नहीं करती तो चौथा ऑडिट ओपिनियन आपकी क्या होगी. चलिए ओके. नंबर 2, during the year a petition has been filed against RL by one of its customer for recovery of rupees 20 million along with markup, damage and compensation on the ground that material supplied by RL were defective. तो कस्टमर ने कहा जी आपने मुझे गंदा मटेरियल सेंड किया है तो 20 मिलियन का आपने मुझे क्या करना है? डैमेजेस पे करने हैं. Okay, RL has filed a written statement in the court denying the allegations. RL's legal advisor is of the view that the final liability of the company may ranges from 0% to 50%, mean up to 50% चांस है कि कंपनी के अगेंस्ट केस जाएगा. और अगर अबव 50% हो तो इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. बिलो 50% हो तो इसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी की सूरत में प्रीमियम रिकॉग्नाइज होती है और पॉसिबिलिटी की सूरत में कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होती है. तो यहाँ पे क्या है? चांस है 50% का अकॉर्डिंग टू लॉयर. दिस मीन दिस विल लीड टूवर्ड्स डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 37. However, at this point of time it is not possible to determine the amount with reasonable degree of accuracy. और amount भी पता नहीं चल सकती. So no provision in this regard has been made in the draft financial statement. So no provision required. क्यों? Probability भी नहीं है और cost can be measured liability भी नहीं है. But this matter should be disclosed in the financial statement as contingent liability. क्या ख्याल है? So if management disclose this issue as a contingent liability in the financial statement, then audit opinion should be अनमॉडिफाइड. लेकिन ये कंटिंजेंट लायबिलिटी सिग्निफिकेंट है तो हमें हाईलाइट करनी चाहिए कहाँ पे? थ्रू इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इफ सिग्निफिकेंट. एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड. और अमाउंट आप जो है वो देख भी सकते हो. शायद 20 मिलियन है तो प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके टोटल एसेट के साथ कंपेयर करके मटीरियल है. सो ऑडिट ओपिनियन शुड बी क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर बिकॉज द मैटर इज अ मटीरियल. बात की जा सकती है 4 नंबर के लिए. इसी लास्ट थर्ड पार्ट क्या कहता है? इन अप्रैल 2007, हाँ ये रन क्या था? 31 मार्च 2011, मीन 4 साल पहले की बात हो रही है.
RL acquired a high-tech production management software for rupees 10 million का सॉफ्टवेयर बाय किया था इन्होंने। द यूजफुल लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 10 ईयर्स, और उसकी यूजफुल लाइफ भी कितनी थी 10 ईयर्स, मीन 1 मिलियन एवरी ईयर की शायद डेप्रिसिएशन बनेगी और अमोर्टाइजेशन बनेगी। During the year, it was discovered that in the past the software were erroneously गलती से amortized, assuming a useful life of 20 years. 20 years पे amortize होता रहा। The management has decided to adjust the amount short provided over the remaining useful life of the software. क्या ख्याल है? तो मटीरियलिटी कैलकुलेट जो हमने करनी है, क्या था 10 मिलियन का जो है वो एसेट था, 20 ईयर्स पे अगर डेप्रिसिएट होता अमोर्टाइज होता रहा तो कितनी मटीरियलिटी बनी 0.5, जबकि होना कितने पे चाहिए था 1 मिलियन पे। क्या ख्याल है? तो डिफरेंस क्या निकला 0.5 मिलियन का। क्या ख्याल है? और कितने साल थे 4 ईयर्स थे, तो टोटल कितना बन गया 2 मिलियन की मिसस्टेटमेंट थी प्रीवियस ईयर्स में। तो इस 2 मिलियन की हम मटीरियलिटी देंगे किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। So क्या होना चाहिए, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज दिस मैटर शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? If management has appropriately adjusted the matter in prior years and disclosure is provided in the financial statement, audit opinion should be unmodified. But this disclosure, this matter should be highlighted in the audit report through emphasis of matter paragraph. And if management do not provide prior adjustment, then audit opinion should be modified with qualified except for opinion because the matter is material rather than pervasive. क्या ख्याल है? तीनों पार्ट्स में मटीरियलिटी कैलकुलेशन भी, इशू भी और साथ ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन था, मज़े का क्वेश्चन था। तो प्लीज़ इसका आंसर एक दफ़ा रीड करके हाथ से अटेम्प्ट मस्ट करना है, स्पेशली मटीरियलिटी कैलकुलेशंस कहाँ पे कैसे कैसे की गई हैं वो हमें सीखनी है। और यूँ अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर 12 जो है वो कम्प्लीटली कवर हो गया। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी ले लिए, चैप्टर कंप्लीट कवर कर लिया, साथ हमने क्या किया पास पेपर की प्रैक्टिस भी कर ली। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर 13 है वो भी इसी चैप्टर की ही एक्सटेंशन है, इन्हें ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड ही, लेकिन कोई 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट को मिला के वहाँ पे जो हम कवर करेंगे। इनको 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, लेकिन बीच में ऑडिट रिपोर्ट भी इन्वॉल्व होगी, मीन इसी चैप्टर की क्या है एक्सटेंशन है। सो तब तक आप कोशिश करेंगे चैप्टर 12 कंप्लीटली थारोली कवर कर लें, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस भी अच्छी कर लें, ताकि चैप्टर 13 में जब आप जाएं तो पीछे वाला ये कॉन्सेप्ट हमें दोबारा से रिवाइज ना करना पड़े, ऑलरेडी हमारा प्रिपेयर हो। क्या ख्याल है? सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। See you guys in next lecture with chapter 13.